अभी तक हमने इस सीरीज में देखा था कि इंपीरियल एकेडमी का कोई भी डिसाइपल नहीं हरा पाया था लिन जुआन को, जो बात हर किसी को परेशान कर रही थी। यहाँ तक कि सभी के सभी मास्टर्स के बीच में भी मीटिंग लगी हुई थी, जिसकी वजह से अब फाइनली वहाँ पर बुलाया जाता है नेशनल मास्टर को, जो कि अभी भी बीमार होने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि वो अकेडमी में छुपे हुए रिबेलियंस का पता लगाना चाहते हैं और वो अपने सभी के सभी काबिल स्कॉलर्स को सिखाने लग जाते हैं स्वॉर्ड मूव्स की कुछ नई टेक्निक्स को। और इस जगह पे सबसे पहली बार चिनमू ने सीखा होता है अपने स्पिरिचुअल थ्रेड को रिफाइन करना, जिसके बाद अब हमें सबसे पहला नजारा दिखाया जाता है ट्रेनिंग हॉल का, जिस जगह पे चिनमू अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक थ्रेड को बना रहा था। और चिनमू का भी ध्यान होता है लिटिल पॉइजन किंग के भी ऊपर, क्योंकि वो ये बात जानता है कि सभी लोग उसको ऐसा करने की वजह से बड़ा ही बेवकूफ सा और कमजोर भी समझ रहे होंगे। लेकिन चिनमू को ऐसा करते हुए देखकर तभी इंपीरियल मास्टर उससे ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो बाकी के सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। मानना पड़ेगा बच्चे, तुमने अपनी स्पिरिचुअल पावर से मुझे काफी इम्प्रेस किया। जो बात सुनकर चिनमू भी इनको ग्रीट करता है और फिर हमें अगले ही सीन में नेशनल मास्टर को आगे की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जो कि ये कहने लग जाते हैं कि अब मैं तुम लोगों को स्वॉर्ड टेक्निक्स की 16th फॉर्म को सिखाने वाला हूँ। और इस फॉर्म को एक्चुअली में कहा जाता है फॉर्मलेस स्वॉर्ड टेक्निक। इसको यूज करना भी उसके नाम के जैसे ही किया जाता है, क्योंकि इस स्वॉर्ड टेक्निक का कोई भी एक रियल फॉर्म होता ही नहीं है। नेशनल मास्टर जैसे ही अपनी इस टेक्निक का यूज करते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ का नजारा ही बदलने लगता है और वो कहने लगते हैं कि अब तुम लोग यहाँ पर देख पाओगे इस स्वॉर्ड टेक्निक का एक अद्भुत नजारा, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर कोई भी स्वॉर्ड बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उड़ सकती है, किसी भी रूप में बदल सकती है, जिसको देखकर ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि वो एक स्वॉर्ड है। इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती है वो हर किसी में बदल सकता है। वो स्वॉर्ड तुम्हारे पास से होकर ही गुजर जाएगा, तुम्हें घायल कर देगा, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। वो हवा में इस तरीके से स्विम कर सकती है कि तुम पता भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो एक स्नेक एनर्जी में बदल कर स्विम कर सकती है हवा के अंदर। फिर चाहे वो अपने आप को मछलियों के जैसे बदल कर भी स्विम कर सकती है। और याद रखना कि ये स्वॉर्ड एनर्जी है कोई मछली नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें घायल करने के लिए आई है, तुम्हें लुभाने के लिए नहीं। या फिर अगर तुम्हारा ऑरा बहुत ही ज्यादा विशाल का है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फिर तुम उसको एक ड्रैगन एनर्जी की भी जैसे यूज कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हारा ऑरा और भी ज्यादा बड़ा है, तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो, तब तुम उसको बदल सकते हो एक फायर फीनिक्स सुजाकू बर्ड में, जो कि इस आसमान को जलाकर राख कर सकने की शक्ति रखता है। तुम उसे एक सेलेस्टियल गॉड के जैसे यूज कर सकते हो, जो कि इस हेवन पर राज करता है। और इस स्वॉर्ड टेक्निक के नजारे वाकई में बहुत ही ज्यादा शानदार भी लग रहे थे। नेशनल मास्टर कहते हैं कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने पहले तुम लोगों को बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी, क्योंकि अगर तुम्हें इसका बेस पता होगा तो तुम जिसमें चाहे उसमें बदल पाओगे अपनी स्वॉर्ड को। जो नजारे देख देख कर तो चिनमू काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो ये कहने लगता है कि नेशनल मास्टर के सोचने का जो तरीका है, मैंने तो आज तक कभी भी वैसा सोचा ही नहीं था। और इनकी तो सोच में ही इतनी ताकत है कि वो किसी भी स्वॉर्डमैनशिप को बदल सकते हैं। उनकी सोच ही इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो हर एक कॉम्बैट स्टाइल को एक न्यू फॉर्म में या फिर कह सकते हैं कि रीफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से चिनमू समझ चुका था कि यानी कि उनका इस दुनिया को रीफॉर्म करने का मतलब क्या था। वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये वही न्यू एरा है जिसके बारे में मेरे एंसेस्टर ने मुझसे कहा था, और अगर ये वही है तो मैंने इस इंपीरियल एकेडमी के अंदर आकर अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया था। क्योंकि ये तो चिनमू ने भी नहीं सोचा था कि उसको यहाँ पर इतनी गजब गजब की चीजें देखने को और सीखने को मिलेंगी, जिसके फिर अगले ही सीन में हमें माउंटेन्स के नीचे दिखाया जाता है दाऊ डिसाइपल लिन जुआन को और उसके मास्टर दानियांग को, जहाँ पर दाऊ डिसाइपल अपने मास्टर दानियांग से ये कहने लग जाता है कि ये जो यान कांग के नेशनल मास्टर है, क्या वो इस वक्त अपने स्कॉलर्स को कोई नई चीजों के बारे में सिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही उनके ज्ञान को लिया था जिसने मुझे काफी ज्यादा फायदा भी दिया था। यानी कि उनके द्वारा सिखाई गई जो चीजें हैं वो सच में कारगर होती है, और उसी तरीके से वो जो कुछ भी अपने स्कॉलर्स को सिखाते हैं वो नई एक और नए एडवांस लेवल में ले जाते हैं। यानी कि वो हमारी डिवाइन आर्ट और दाओ टेक्निक्स को भी डेवलप कर सकते हैं, उन्हें नई तरीके से सिखा सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे तो ऐसा
ऐसा लगता है कि उनका जो एम्बिशन है वो तो बहुत ही अच्छा है, फिर आखिर हम लोग उन्हें रोकना क्यों चाहते हैं, उनके रास्ते को ब्लॉक करना क्यों चाहते हैं। जिसकी बात का जवाब देते हुए मास्टर दानियांग कहते हैं कि हमें सिर्फ उसके शब्दों को नहीं सुनना है बल्कि इस बात पर भी गौर करना है कि वो एक्चुअली में करना क्या चाहता है, वो कर क्या रहा है। मैं मानता हूँ कि यान कांग का जो नेशनल मास्टर है वो सच में एक बहुत ही ग्रेट बंदा है। उसके द्वारा सिखाई गई चीजें भी बहुत ही अमेजिंग होती है और नए तरीके से वो सिखाता है। शुरुआत के समय में जब वो हमारे दाओ सेक्ट में आकर हमारी दाओ लर्निंग्स को सीखा करता था तो हमारे दाओ मास्टर को भी इस बात पर पूरा यकीन था कि ये एक ऐसा बंदा निकल के आएगा जो कि सैकड़ों सालों में 500 सालों में सिर्फ एक बार ही जन्म लेता है। वो बच्चा जिसको हम कहते हैं नेशनल मास्टर वो आने वाले समय में एक गॉड बनेगा ये कहा जाता था और हर किसी को इस बात पर पूरा यकीन भी था। लेकिन फिर इसके बारे में भी सोचा गया कि वो एक डिवाइन गॉड ना बन के अगर इविल में बदल गया तो क्या होगा। जब बात सुनकर तो दाओ डिसाइपल भी शॉक हो जाता है कि सच में अगर ये बंदा इविल बन गया तो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। दानियांग कहते हैं कि उसका जो एम्बिशन है इस दुनिया को रिफॉर्म करने का वो अच्छा तो है, लेकिन अगर वो इविल में बदल गया तो वो उसी तरीके से इस दुनिया को नष्ट भी कर देगा। हर एक सेक्ट जो भी उसके साथ में जुड़ चुके हैं वो उनको तो खत्म करेगा ही और जो उसके साथ में नहीं जुड़े हैं वो उनको भी मार देगा। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे इसके बारे में पता चल गया है कि वो एक्चुअली में प्रमोट करता है हेवनली डीमन कल्ट की टीचिंग्स को। मास्टर दानियांग असल में बात कर रहे होते हैं ग्रैंड एल्डर के बारे में। वो कहते हैं कि वो भले ही लोगों को अच्छी चीजें सिखाता है लेकिन उसका तरीका होता है डेमोनिक वाला और वो उसी पाथ को ही फॉलो करता है, जिसकी वजह से हमारे दाओ मास्टर को लगता है कि वो हमारे राइट पाथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो बात सुनकर दाओ डिसाइपल कहने लगता है कि हाँ ये बात तो सही है कि गुड और इविल दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये जो यान कांग का नेशनल मास्टर है वो तो डेमोनिक पाथ के साथ में ही एलाई हो गया और वो जितना ज्यादा टैलेंटेड बनता जाएगा वो जितने ज्यादा लोगों को सिखाएगा हमारे लिए उतना ही बड़ा खतरा भी बनेगा। मास्टर दानियांग बताते हैं कि उसने अपनी ये टीचिंग्स को सिखाने के लिए काफी सारे एलिमेंट्री स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज को और इंपीरियल एकेडमीज को भी बनाया है जो कि उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है जो कि इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन जो लोग भी इसके बारे में जानते हैं वो समझते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। लिन जुआन तुम हो एक दाओ डिसाइपल और हमेशा ही दाओ मास्टर्स के गाइडेंस में पले बड़े हो और तुम्हारे पास में आज जो कुछ भी है तुमने वो सब कुछ हमारे दाओ सेक्ट के रिसोर्सेस की मदद से कल्टीवेशन करके प्राप्त किया, यानी कि तुम्हारे अंदर कोई भी इविल भावनाएं नहीं है और ना ही तुम उनके जैसे हो। अब मुझे ये बताओ जरा कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी है क्या वो इन जैसे लोगों के पास में होना चाहिए और क्या सच में इनके जो मास्टर्स वो एक दाओ मास्टर के जैसे अपने डिसाइपल्स को सिखा भी पाएंगे। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो सभी के सभी मीडियोकर लेवल के हैं। उन्हें इस वर्ड को कंट्रोल करना तो छोड़ो, उन्हें कल्टीवेशन करना भी नहीं आता। फिर आकर वो क्या सीखेंगे, क्या सिखाएंगे और कैसे ही आगे बढ़ पाएंगे। जो बात सुनकर वो दाओ डिसाइपल कहता है कि हाँ वैसे ये बात तो मुझे भी पता चली थी जब मैं उनके साथ में फाइट कर रहा था। जब वो सभी के सभी पूरी स्किल्स के साथ में मेरे साथ में फाइट करने के लिए आई थी तो ये बात तो साफ साफ दिख रही थी वो कौन सी टेक्निक को यूज करने वाले हैं और मुझे इसके बारे में पहले से ही पता चल जाया करता था, इसीलिए तो उन्हें हराना मेरे लिए बहुत ही आसान हो चुका था और कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाया। वो सभी के सभी ऐसे हैं जैसे कि उनको एक ही तरीके से सिखाया गया हो। मास्टर दानियांग बताते हैं कि डिवाइन आर्ट्स और दाओ टेक्निक्स इन सभी को जीनियस लोगों के द्वारा बनाया गया था और यान कांग का नेशनल मास्टर इस रास्ते पर निकला है कि वो ज्यादातर और लोगों को मौका देना चाहता है कल्टीवेशन करने के लिए। उन लोगों तक भी अपनी शिक्षाओं को पहुंचाना चाहता है जो कि एजुकेशन का ई भी नहीं जानते। उसने रास्ता तो काफी अच्छा चुना लेकिन उसने जीनियस लोगों के तरीके को ही बदल दिया। देखो इस दुनिया में जितने भी सेक्ट पाए जाते हैं उन सभी के एग्जिस्ट करने का उनका एक अलग रीजन होता है, उनकी अलग शिक्षाएं होती हैं, उनके अलग बिलीफ्स होते हैं। लेकिन अगर नेशनल मास्टर को ये सारी की सारी बातें रियलाइज नहीं हुई तो हमें उसकी जान लेनी पड़ेगी। हम लोगों को उसके साथ में तब तक लड़ना होगा जब तक कि वो मारा ना जाए। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लर्निंग हॉल को जहाँ पर अब नेशनल मास्टर सिखाने वाले थे अपनी 17th फॉर्म। वो कहते हैं कि इसको कहा जाता है एंडलेस स्वॉर्ड ड्रिलिंग स्वॉर्ड स्टाइल। वो बताते हैं कि इस टेक्निक के अंदर स्वॉर्ड की जो टिप है वो हाई स्पीड पर स्पिन
होती है। इस टेक्निक के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो वज्रा बॉडी और अदर डिफेंस टेक्निक्स को एक ही झटके के साथ में ब्रेक कर सकता है। और जब इस टेक्निक की एक साथ ही कई सारे स्वॉर्ड को लॉन्च किया जाएगा तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएंगे, उनको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज सिखाने के बाद अब सारे के सारे डिसाइपल आराम भी करने लगे थे। लेकिन रात के समय में चिन्मू अचानक से उठकर आगे जाने लगता है, जिसको देखकर सेवेंथ प्रिंसेस कहने लगती है कि क्या इस लड़के को नींद में चलने की बीमारी है। लेकिन चिन्मू खिड़की के पास में जाकर देखता है कि बाहर की तरफ अपनी ट्रेनिंग को कर रहा है ब्रदर शेन, क्योंकि वो अपनी स्वॉर्ड स्टाइल को एक अलग ही लेवल पर ले जाना चाहता था। वो सबसे अलग बनना चाहता है। चिन्मू कहता है कि फिर तो मुझे भी अपनी ट्रेनिंग को करना होगा, और वो तुरंत ही पहुंच जाता है ट्रेनिंग हॉल के ऊपर, जहां पर फिर वो भी अपनी स्वॉर्ड को लाकर तुरंत ही अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। और उसका ये तरीका नीचे खड़ा हुआ ब्रदर शेन भी देख रहा था। वो ये कहने लगता है कि ये लड़का तो अपनी नींद में रहते हुए भी अपनी प्रैक्टिस को कर सकता है। मानना पड़ेगा इसके टैलेंट को, क्योंकि ये सभी से अलग है। जिसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड एल्डर अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग को देख रहे थे, जिनके पास में तभी फिर नेशनल मास्टर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैं लोगों को आधे दिन के लिए रेस्ट देने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये लगातार ट्रेनिंग को करते रहेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन रेस्ट लेने के बाद इन सभी की जिम्मेदारी को फिर मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा ग्रैंड एल्डर। जो दोनों ही अब यहाँ से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ग्रैंड एल्डर कहते हैं नेशनल मास्टर से, मुझे बताइए जरा, क्या इस बार आपने इन डिसाइपल्स के बीच में किसी अच्छे से या टैलेंटेड बच्चे को देखा? जो बात सुनकर नेशनल मास्टर कहते हैं कि केवल एक दो डिसाइपल ही है जो कि मेरी टेक्निक को सीख पाए हैं, और ये चीज तो वैसे आपने भी गौर की होगी। खैर ये छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, क्या वाकई में यहाँ से रिजाइन करके जाने वाले हो हमें छोड़कर? इसका जवाब देते हुए और मुस्कुराते हुए ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि देखो, मेरा समय अब खत्म हो रहा है, और वैसे भी मेरे पास में अब समय बचा ही कितना है। मेरी बॉडी अब उतनी केपेबल नहीं बची है कि मैं कुछ और नया सीखूं या ज्यादा समय तक रह सकूं। जो बात सुनकर नेशनल मास्टर कहता है कि चिंता मत कीजिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैं तो खड़ा हूं, और अगर आप इस पूरी एकेडमी के नेशनल मास्टर बनना चाहते हो तो मैं अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, सिर्फ आपके लिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहते और ऐसा करना भी नहीं चाहते। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपने मुझे टीचिंग्स दी है, जिसकी वजह से मैं आपको अपना टीचर मानता हूँ, और अगर आप ही मुझे छोड़कर चले जाओगे तो फिर मैं तो अपने एक बहुत ही खास दोस्त को खो दूंगा। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि देखो, इस दुनिया की ऐसी कोई भी कहानी नहीं है जिसका अंत ना होता हो। जब हमारी कहानी जन्म के साथ में शुरू हुई थी तो मृत्यु के साथ में खत्म भी तो होगी, लेकिन वो बात अलग होगी अगर हमें एक इमॉर्टल बनने का मौका मिलता है तो। लेकिन फिर तब भी तुम्हें और मुझे, हम दोनों को अलग होना ही होगा। बात सुनकर नेशनल मास्टर के मन में सवाल होता है कि क्या वाकई में हेवन के अंदर इमॉर्टल्स एग्जिस्ट करते भी होंगे? वो कहने लगते हैं कि अगर वाकई में आप एक इमॉर्टल बन जाते हो तो आप आने वाले समय में एक ऐसे वक्त को देखोगे जिसकी शुरुआत हम दोनों ने मिलकर की थी। जिसके बाद फिर हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं ग्रैंड एल्डर को एक जगह पे खड़ा हुआ, जिनके पास में अब तभी फिर वहां पर भागते हुए आ जाता है चिन्मू, जो कि अपने पास में एक ही स्वॉर्ड को भी रखे हुए था। और ग्रैंड एल्डर चिन्मू से ये कहने लग जाते हैं कि वैसे नेशनल मास्टर के द्वारा सिखाए गए लेसन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चिन्मू कहने लगता है कि नेशनल मास्टर का जो फाउंडेशन है वो एकदम ही सॉलिड है मेरे जैसे। उनके सिखाने का तरीका और मेरे सीखने का तरीका एकदम ही सेम है। वो कुछ ऐसा सोचते हैं जो कि दूसरे लोग कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। उनके काम करने का तरीका ऐसा है जो कि दूसरे लोग कभी भी सोच भी नहीं सकते। और मैंने अपने विलेज के अंदर विलेज चीफ ग्रैंडपा से जिस तरीके की स्वॉर्डमैनशिप को सीखा था, उसमें मास्टरी हासिल करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं दुनिया की हर एक स्वॉर्डमैनशिप को सीख चुका हूँ। लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था कि इस दुनिया के अंदर तो एंडलेस लर्निंग से होगी। जो बात सुनकर ग्रैंड एल्डर चिन्मू को बताने लगते हैं कि देखो, लर्निंग एंडलेस नहीं होती, बल्कि सच्चाई ये है कि क्रिएशन एंडलेस होती है। इस दुनिया में चाहे तो हर एक इंसान अपनी एक नई क्रिएशन को बना सकता है। जो लोग केवल दूसरों की सिखाई गई चीजों को ही सीखते हैं वो केवल स्टूडेंट बन के ही रह जाते हैं। लेकिन अगर तुम खुद से ही अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक टेक्निक को भी बना देते हो तो तुम बन जाते हो एक ग्रैंड मास्टर। और मैंने स्पेशली नेशनल मास्टर को यहाँ पर तुम्हारे लिए ही बुलाया था ताकि वो तुम्हें ये सिखा सके कि सीखते कैसे हैं। इसी वजह से अब समय आ चुका है तुम्हारे
नीचे जाने का। जो बात सुनकर जिन्वो कहता है कि अगर ये एक ऑर्डर है मेरे मास्टर की तरफ से तो आखिर मैं आपकी बात को कैसे